नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आंदोलन के जरिए 3 कृषि कानूनों को वापस करने पर सरकार को मजबूर कर देने वाले किसान एक बार फिर से सरकार के रवैये से नाराज हैं और 20 मार्च को दिल्ली आने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऑल इंडिया किसान सभा के हन्नान मोल्ला ने वीडियो संदेश के जरिए पूरे देश के किसानों से 20 मार्च को दिल्ली में जुटने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की है। उसने हमारी बाकी मांगों को मानने के लिए लिखित में दिया था, लेकिन उसके बाद से वो कोई जवाब नहीं दे रही है। हन्नान मोल्ला ने कहा कि हमारी मांगों में एमएसपी, बिजली बिल में बदलाव, 750 शहीद किसानों के परिवारों को मदद, किसानों की कर्ज माफी, किसानों पर झूठे मुकदमों को वापस लेना और लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले आशीष मिश्रा के मंत्री पिता अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी शामिल थी। सरकार ने इन मांगों पर विचार करने के लिए लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार गद्दारी कर रही है। आज 13 महीने हो गए, सरकार की कोई आवाज नहीं है। हन्नान मोल्ला ने कहा कि हमने कई प्रदर्शन भी बीच बीच में किए, लेकिन सरकार की ओर से बात करने की कोई पहल नहीं की गई। ये किसान के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार गरीब मजदूरों के साथ लगातार झूठ बोल रही है। अब किसान को बर्बाद करने की साजिश के खिलाफ आवाज उठानी है। इसलिए 20 मार्च को पूरे देश के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के यहां छापेमारी को लेकर सीबीआई ने प्रतिक्रिया दी। सीबीआई ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उसने राबड़ी देवी के घर पर छापा मारा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने कहा उसने इस कथित घोटाले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए राबड़ी देवी से उनके घर पर ही पूछताछ की है। उनके घर पर ना तो छापा मारा गया है और ना ही कोई तलाशी चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक विशेष अदालत ने इस मामले में 15 मार्च को लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों को हाजिर होने को कहा है। पटना में जहां एक तरफ सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम पूर्व सीएम राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ कर रही है, तो राबड़ी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में अन्य स्थानों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई हाय हाय के नारों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आरजेडी और उनके समर्थकों ने सीबीआई छापे को मोदी सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम निश्चिंत हैं। हर 2 महीने पर एजेंसियां आती रहती हैं। ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमको फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम नहीं डरते हैं। तेजस्वी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हर महीने आप तकलीफ क्यों करते हैं, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आपको सरकारी पैसे से आना होता है, जनता के पैसे से। तेजस्वी ने इसके आगे कहा कि अगर हमें राबड़ी देवी की जमानत लेनी है तो वो भी की जाएगी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बार पूछताछ करना चाहें। हम सभी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। बिहार की जनता सब देख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की रेड को गलत बताया और कहा यह विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 9 विपक्षी दलों के साथ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा सभी विपक्ष के लोगों पर छापे मारना, प्रताड़ित करना सही नहीं है। इस तरह के छापे अपमानजनक है। ये पूछे जाने पर कि क्या इसे विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र के संबंध में देखा जा सकता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा हाँ, ऐसा भी देखा जा सकता है। विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने दिया जाएगा। वो यानी कि बीजेपी उन्हें परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है। लोकतंत्र तभी आगे बढ़ेगा जब सभी एक साथ काम करेंगे। जिसकी भी सरकार है उसे वहां काम करने देना चाहिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं, उन्हें ईडी, सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी व उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो झुके नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी ने जीत के बाद अब माणिक साह को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर फैसला किया गया। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा। बता दें, बीजेपी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि उसके सहयोगी दल इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है।
राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 16 फरवरी को हुआ था। नतीजों की घोषणा 2 मार्च को हुई। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की 2 दिन के लिए बढ़ाई गई सीबीआई हिरासत आज समाप्त होने के बाद उनको दिल्ली की अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद आज सुनवाई के बाद उन्हें 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हो रही सरकार की आलोचना के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेने की अपील की। शरद पवार उन 9 विपक्षी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने रविवार को मोदी को लिखे गए एक लेटर पर हस्ताक्षर किए थे। इस पत्र में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई थी। पवार ने कहा कि उस पत्र में पहला हस्ताक्षर मेरा है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी चिंताओं को गंभीरता से लें। दिल्ली सरकार के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जिसकी कई लोगों ने तारीफ की। सिसोदिया को दिल्ली की विवादित शराब आबकारी नीति मामले में पिछले ही हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया ने अपने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो उप मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री भी थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता भी 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3,550 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। हरियाणा के करनाल में पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत की 70% आबादी शिक्षित थी। उस समय देश में कोई बेरोजगारी नहीं थी और उसी शिक्षा के बलबूते पर सब लोग अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे देश के शिक्षा के मॉडल को कबाड़ खाने में डाल दिया, यानी हमारे शिक्षा मॉडल को वो अपने देश में ले गए, जबकि अपने देश के मॉडल को अंग्रेजों ने भारत में लागू कर दिया। इससे हुआ ये कि भारत का शिक्षा मॉडल इंग्लैंड में लागू होने के बाद वहां की 70% आबादी शिक्षित हो गई और उनके शिक्षा मॉडल से हमारे देश में केवल 17% लोग ही शिक्षित रह गए। भागवत ने इसके साथ ही कहा, ये इतिहास का सत्य है। हमारे यहाँ पर शिक्षक सबको सिखाता था, उसमें वर्ग व जाति का भेद नहीं होता था। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते जी सके, यहाँ तक ही शिक्षा सबको मिलती थी। गांव में जाकर शिक्षक सिखाता था, वो इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट पालना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है और गांव उसकी आजीविका की चिंता करता था। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। राहुल ने कहा कि एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं। राहुल लंदन में भारतीय पत्रकार संघ के साथ एक बातचीत में बोल रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के पिछले बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय क्षेत्र में कोई भी नहीं घुसा है और कहा कि ये बयान चीन के लिए आमंत्रण है कि वो फिर से ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पर पहले ही आक्रमण किया जा चुका है और हमारा 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हाथों में है और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि कोई भी घुसा नहीं है। भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है। इस बयान ने हमारी बातचीत की स्थिति को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे वार्ताकारों से पूछा जा रहा है ये क्या गड़बड़ झाला है। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन हमसे मजबूत है, इसलिए हम उनसे नहीं लड़ सकते। राहुल ने सवाल पूछते हुए कहा कि अंग्रेज भी हमसे मजबूत थे, तो क्या हमें आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी? अगर हम आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर चलते तो अभी भी अंग्रेज हम पर शासन कर रहे होते। राहुल ने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस के नेचर में है, इनकी विचारधारा के केंद्र में कायरता है। अगर कोई इनसे कमजोर है तो वो अपने 5-6 मित्रों के साथ उनको जाकर पीट देंगे, लेकिन अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो ये भाग जाते हैं। राहुल ने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम की पिटाई की और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई। राहुल ने कहा कि अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और उसमें से एक को खुशी होती है तो ये कायरता ही है। ये कायरता है कि कमजोर को सताओ और ताकतवर से डरो। यही बीजेपी की विचारधारा है।
राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान बीजेपी सरकार पर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके फोन में जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने विदेशों में भारत को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने अब इन आरोपों को लेकर पलटवार किया और पीएम मोदी के भाषणों को याद दिलाया। राहुल ने कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने आज़ादी के बाद से देश की उपलब्धियों को बदनाम किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मुझे प्रधानमंत्री के विदेश जाने और घोषणा करने की याद आती है कि आज़ादी के 60 से 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में असीमित भ्रष्टाचार है। मुझे याद है कि उन्होंने विदेश में ये कहा था। राहुल ने कहा कि मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं ऐसा कभी करूंगा भी नहीं। बेशक बीजेपी को मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अच्छा लगा, ये ठीक है। शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद होने के बाद सोमवार को भी भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुले और इसका सीधा असर अडानी ग्रुप के शेयरों में भी दिखाई पड़ा। अडानी ग्रुप के लिए आज का दिन खुशखबरी वाला रहा। ग्रुप के सभी शेयर तेजी से बढ़े हैं। ग्रुप की 10 कंपनियों में से 6 के शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर 9.77% उछलकर 2063 रुपए पर पहुंच गए। अडानी पावर के शेयरों ने अपनी 5% ऊपरी सर्किट लिमिट को पार कर दिया। अडानी ट्रांसमिशन में भी अपर सर्किट 781 रुपए पर लग गया। अडानी ग्रीन में भी 5% बढ़ोतरी के साथ अपर सर्किट लग गया। अडानी टोटल गैस भी 5% चढ़कर 820.90 रुपए पर पहुंच गया। अडानी विल्मर ने अपनी 5% बढ़ोतरी के साथ अपर सर्किट की लिमिट को छू लिया। यही नहीं, एनडीटीवी में भी अपर सर्किट लगा। यूपी के प्रयागराज में आज सोमवार को पुलिस ने 8 दिनों में दूसरा एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का दावा है कि मारा गया उस्मान नामक युवक बाहुबली नेता अतीक अहमद से जुड़ा था और उमेश पाल की हत्या में शामिल था। बता दें, प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या पिछले महीने कर दी गई थी। उमेश पाल पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह थे। उमेश पाल की हत्या में जेल में बंद अतीक अहमद समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि तमाम अपराधियों और इलाहाबाद में उमेश पाल की हत्या करने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद इलाहाबाद में पहला एनकाउंटर हुआ। समझा जाता है कि योगी का यह बयान पूर्व विधायक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लेकर था। दोनों और उनके परिवार के लोग इस समय जेल में हैं। उमेश पाल की हत्या में अभी तक पुलिस अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर कर चुकी है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर अहमद का घर पुलिस बुलडोजर चलाकर गिरा चुकी है। जफर को अतीक अहमद के सबसे खास करीबियों में माना जाता है। वो अतीक के घर के बगल में रहता था। बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया है कि उनकी पसली में चोट लगी है। अमिताभ, प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म प्रोजेक्ट के में अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कथित तौर पर चोटें आईं। उनके प्रशंसकों ने ट्विटर पर अभिनेता के लिए शुभकामनाएं और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं भेजना शुरू कर दिया है। इस खबर को साझा करते हुए बिग बी ने लिखा, और इसे बताने की जरूरत है, हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंंग के दौरान एक एक्शन शॉट के दौरान मैं घायल हो गया। रिब टूट गई और दाहिनी ओर एक मांसपेशी फट गई है। शूटिंग रद्द कर दी गई। हैदराबाद के A&G अस्पताल में अब डॉक्टर ने सलाह दी और स्कैन किया। अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं घर वापस आ गया हूँ। हाँ, ये दर्दनाक है। हिलने डुलने और सांस लेने में कुछ हफ्ते लगेंगे। दर्द की कुछ दवा भी चल रही है। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण को सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित करने पर बैन लगा दिया है। बता दें, इमरान खान पर तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रविवार को ही इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं मिले। इसके बाद इमरान खान ने बेल को लेकर लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर सुनवाई आज की जा सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।